चलिए देखते हैं हम लोग पाठ का व्याख्या। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है हम लोग का जो ये शिक्षा व्यवस्था है सही है कि गलत है? हैं? सही है? नहीं, सही तो नहीं है। गलत किसे है? हाँ, हेलो पेंटर, पेंटिंग घरे कर लेना 4 बजे के बाद में ना, पढ़ लो अभी। हाँ, शिक्षा व्यवस्था गलती है कि सही है? गलत देखो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप मैट्रिक पास करो, इंटर पास करो, बीए तक, बीए पढ़ने के बाद भी आदमी बकरी चरा लेने का रहता है बस। वो गाना आया था हमारे यहाँ कि हई देख बीए करके बकरी चरावता, वो सही गाना है। यहां बिहार में जो बीए लड़का करता है उसको बकरी चराने से ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि यहां पे पढ़ाया नहीं जाता है। बीए कर लो, चाहे बीएससी कर लो, और चाहे बीकॉम कर लो, वो ससुरा बकरिए चराने भर जन्मे करता है। हम सही बता रहे हैं, ऐसा सब इसीलिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी होता है। उसको कुछ पते नहीं है, वो कहीं सिखाया नहीं गया। देखो आगे चल करके कुछ हो, आपको कमाना तो पैसा पड़ेगा। अब गलत तरीका ना अपना करके सही तरीका से कमाना तो लास्ट में पैसे है। लेकिन हमारा शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि बीए करने के बाद 1 रुपया कमाने का नॉलेज नहीं है उसको। किन का पढ़ा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उधर बोल रहा है, आप लोग इधर देखो, बुझा रहा है ना? तो थोड़ा सा गलत है। दूसरा चीज, एक और बात देखते हैं। देखो यहां से तुम लोग कितने साल में पढ़ना शुरू किए होंगे? कभी जाके आज के मम्मी से पूछना कि कितने साल के बाद हम लोग को पढ़ने के लिए उठा के फेंका स्कूल में, चाहे आंगनबाड़ी में, चाहे कहीं। पूछना जाके, तुम लोग को याद नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग को कैसे याद होगा? तुम लोग तो अभी उस समय जाना ही नहीं चाहता होगा। वो कौसों टांग के लेकर फेंका गया होगा, चल जाओ, हमें टीचर भी डंडा उंडा लेके घेर ले रहते होंगे, तू भाग ना, खाली भाग। हमारे पास होता है ऐसा, 3 साल का बच्चा को फेंक के चला जाता है इसमें सब कोई। हम उसको डंडा लेके घेरते हैं रोड पे, वो द्वार पे, कि तुरंत ना जाए देव हम पढ़ाई, बरियारी पढ़ाई। ये हाल है। तुम लोग जाके घरे पूछना, असली पढ़ाई उस समय नहीं होता है। चलो देखो क्या है, गांव देहात में एक और चलता होगा। कोई आता होगा ना, बबुआ तनी 12 के पढ़ा सुना के सुना दे इनका के। तुम लोग के साथ हुआ ऐसा ना? कोई आता है तो तनी पूछी नहीं कर, पूछी। हम बता रहे हैं, हम कहीं जाते हैं तो सब कोई जानता है कि पढ़ाते हैं, तो कहते तनी पूछी ना। कहने भैया हम इंटरव्यू लेवल बनी, लइकवा हमरा के का समझे लगी, तू समझ तोड़ा, वो हमरा भी आई ना डरे। अब समझ में आ रहा है ना? तुम लोग उसके पास नहीं जाओगे जो कोई तनी मनी सवाल पूछता होगा ना। हम ना जी कुछ पूछ लगी, अरे वो हम मान लो हृदय में गए, बेचारा जोनो मिठाई लाई रसगुल्ला रसगुल्ला ले गए, पानी उन्हें पिया के, वो जान जाके ये बड़ा ना, हम तो ना जीवूंगा बीरी। वो जाते जाते 2 सवाल पूछियन, वो हमरा के एकदम दुश्मन समझेगा अपन, हमरा के चढ़ा देते हैं लोग। पूछी ना तो नहीं पूछिए, कहने का हम पूछ देते हैं, बबू आप बताओ गिनती आवेला? हाँ, 1 से 10 तक गिनती सुना था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, बहुत अच्छा, जाओ। तो हम क्या करें ओकरा में? अब उसे पूछेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या बेचारा रोने लगेगा बैठ के। देखो तुम लोग के साथ हुआ ऐसा ना, कोई आता है ना तो सुनाई ना सुनाई, अगर पूछी और जब हाल है का पूछी, पानी रह के बागो जले, जाओ हम ना पियेंगे तरह का बैठ के पानी। देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो जो अत्यावश्यक है उसी में आबद्ध होकर रह जाना मानव जीवन का धर्म नहीं। आवश्यकता की श्रृंखला से हमें किसी सीमा तक बद्ध हैं, लेकिन हम स्वाधीन भी हैं। हमारा शरीर 3.5 हाथ में सीमित है, लेकिन उस 3.5 हाथ का घर बनाने से काम नहीं चलेगा। चलने फिरने के लिए यथेष्ट स्थान जरूरी है, वरना हमारे स्वास्थ्य और आनंद दोनों में बाधा पड़ेगी। शिक्षा के विषय में यह बात लागू होती है, जो कम से कम जरूरी है वही तक शिक्षा को सीमित किया जाए। बच्चों की मन की वृद्धि नहीं हो सकेगी। आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता के पाठ को मिलाना होगा, अन्यथा बच्चे के चेतना का विकास नहीं होगा
और आयु बढ़ने पर भी वह बुद्धि की दृष्टि से हमेशा बालक ही रहेगा। पहला पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, आदमी का शरीर 3.5 हाथ का होता है। 3.5 हाथ का मतलब 6 फीट का होता है। तो क्या वो अपने रहने के लिए केवल 6 फीट का घर बनवाता है? ऐसा तो होता नहीं है। शरीर जो होता होगा 6 फीट लंबा रहता होगा, मैक्सिमम 6 फीट लंबा रहता होगा, और ज्यादा से ज्यादा चौड़ा रहता होगा तो 1.5 चाहे 2 फीट इतना चौड़ा रहता होगा, और इतना ये बड़ा रहता होगा पूरा। तो क्या इतने बड़ा घर बनवाता है? कहते घूम रहा नहीं, उसको चलना है, घूमना है, खेलना है, कूदना है, बड़ा घर बनवाता है। ये शिक्षा को कह रहे हैं कि शिक्षा हम लोगों का इतना सीमित कर दिया गया है कि खाली बस पढ़ो 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 पढ़ो, बाकी कुछ नहीं। अरे कभी टीवी दिखाइए बच्चे को, बबुआ बैठ के कार्टून देखो। ये हम नहीं कह रहे हैं, टैगोर जी का कहना है, हम बस उनका बात रख रहे हैं। समझ में यार, हम कह देंगे, अगले दिन से सब जाके रिकॉर्डिंग सुनाएगा पापा को, देखिए आज के बाद डांटिएगा मत, सर जी कहले बॉन्ड टीवी दिखाइए, हमको ले चलिए मेला में घुमा दीजिए। समझ में आ रहा है ना, ये टैगोर जी का बात है। खैर हमारा भी बात है, लेकिन हम उनका बतिया कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इनके हिसाब से नहीं, हम लोगों का केवल शिक्षा कहां तक सीमित है? पढ़ाई तक, बस पढ़ो 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 पढ़ो। ये कह रहे हैं कि हम बोले ना, अगर हमारा शरीर 6 फीट का है तो हम 6 फीट का घर के लिए घर बनवा लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, चलना भी है, घूमना भी है, टहलना भी है, देखना भी है कुछ। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर जीवन इतना बड़ा है तो खाली पढ़ाई से जीवन चल जाएगा? अरे थोड़ा जगह भी तो चाहिए दूसरा। क्या कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास समय की कमी होती है। आप लोग के भी लाइफ में ऐसा हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास समय की कमी है। समय की कमी मतलब इतना बड़ा सिलेबस बना दिया गया है, इसको पढ़ाते पढ़ाते टीचर परेशान, अब पढ़ते पढ़ाते बच्चे परेशान, बाकी कुछ का समय ये नहीं है। समझ में रखा हो रहा है? आखिर कब हम लोग खेलते थोड़ा सा, कब हम लोग थोड़ा सा बैठ के ऐसे हंसी करते? जब सिलेबस छोटा रहता, पता चला हंसी करने बैठे हैं, उसी में सिलेबस आधा छूटल है। तो सिलेबस छोटा रहता तब ना कि चलो चलते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है बना दिया, इसी में क्या रहते हैं उलझे। हम जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो बस जल्दी से थोड़ा पढ़े लिखें, दूसरे को विदेशी भाषा सीखें, इतिहान पास करें, और बचपन से हांफते हांफते दाएं बाएं न देखकर जल्दी जल्दी सबक याद करने के अलावा कुछ का समय हमारे पास नहीं होता है। सबक याद करने का मतलब जो मिला है रट्टा मारो, बस रट्टा मारो, जल्दी से रट जाके काहे रटी, समझे के समय ही नहीं है। समझे में तो पता चला कि 3 बार 9th पढ़ावे के पड़ी, तो अब जाके समझ में आएगा। समझ में आ रहा हो रहा है? यहां पे बच्चों के हाथ में यदि कोई मनोरंजन की पुस्तक दिखाई पड़ी तो फौरन छीन ली जाती है। इतने बड़े हो गए, कहानी का किताब कहिया पढ़े हो? कभी कोई कहानी का किताब उठा करके? हम कह रहे हैं ढेर के घरे हुई वो नहीं करेगा। कहानी का किताब खरीद के आता है घरे, है ये नहीं, समय ये नहीं है पढ़ने का टेस्ट बकल मैथ बनावे के बा, हाथना फेयर बनावे के बा, हाथना याद को खिंचाए के बा, हो कहानी के किताब बैठ के पढ़म तो काल बुध के फेयर चेक करावे के बा हमरा। दुखे दुख भरल है। तो यही कह रहा है कि अगर कोई मनोरंजन की किताब में मिला ना तो तुरंत उसको क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे बच्चों को क्या मिलता है? व्याकरण पढ़ो बच्चों, ग्रामर। इंग्लिश में कौ प्रकार का ग्रामर पढ़ना है? 4 प्रकार का। हमें समझाए ना, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, सबका जाके फेयर करना है। हमारा दोस्त नहीं है इसमें, हम क्या करें? शिक्षा व्यवस्था ऐसा है। शब्दकोश, अब बेचारा कोई इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में ग्रामर आया, वो भूलाए लग, ग्रामर का है रे, ग्रामर का है रे। तो बाद में बेचारा व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी देखना। जैसे आपको कहोगे यू आर वेरी इडियट, आप थंकू बोल के चले गए, बाद में पता चला वो हमको गाली देके गया है, तो शब्दकोश खोजना पड़ेगा ना। भूगोल मिलता है,
कुछ नहीं मिलता है गिरा अलावा। उसके भाग्य में उन्हें पुस्तकें हैं। जिस दूसरे देशों के बालक जिस आयु में अपने नए नए दांतों से बड़े आनंद के साथ गन्ना चबाते हैं, दूसरा देश के लड़का आराम से नए नए दांत जमल है, गाना तोड़ के उन्हें चबा रहा है बैठ के। हमारे उसी आयु में हमारे स्कूल के बच्चे बेंच पर अपनी दो दुबली पतली टांगों को हिलाते हुए मास्टर के बेत खाते हैं। मास्टर झपड़े झपड़ धरावत और दूसरा देश के लड़का बैठ के गन्ना चबा के थूकत रसन, थू थू। हमनी के 3 साल के बच्चे को लाके में फेंक के चला जाता है। वो बेचारा क्या करे, वो हेने से बेंच में घुस के होने निकल जाता है। इतना छोटा छोटा है कोनो कोनो। हम सही बता रहे। अब एक बच्ची आई ना, हम बता रहे थे तुम लोगों ना, वो आई, हम पूछे कि किसकी लड़की है जी, तू कह रही है ना कि ABCD के। ABCD के पापा के, पापा के, पापा के। अरे मम्मी के न रे, कह मम्मी के, कह मम्मी के कह। अब बताओ तो, अब बेचारी को हम जाएंगे तो क्या करेंगे, वो चिल्ला रही है मम्मी के कह, मम्मी। अब बताओ मास्टर के जी क्या करेंगे बताओ, कहें चुप रह, वो चुप नहीं हो रही तो अब बताओ धराओ तू झपड़ा। अब तो रुपए को ची है, ओकरा का पढ़ने का जरूरत था, वो घरे रही कूदित फानित ईटा उटा कोई फेंकित। ओकरा के हम भगा दिए। और सुनो अभी कहानी आगे, उसमें भगा दी ओकरा के। अगले दिन बोले आज के बाद जो लेके आएगा ओकरे के भगाएंगे। अब तो ओकरा के ले, उसके पापा है, एडमिशन में कर दीजिए लेके आके। एडमिशन में कौन लेके आगे, वो आपके लिखिएगा तो हाँ हमारे लिखी है। वो सुना कि भगावत नहीं ओकरा के, कहीं पैसा का थोड़ा ना भगावती डिस्टर्ब ना ना। वो जाई पढ़े जाई, ली है पैसा, खाली बैठाई ओकरा के। घरे बड़ी आंटी करती है, लड़का ही आंटी ना करी तब वो तारा के पैसा कमा के दी हो जाओ भाल है। आंटी के करेला, लड़के ना करला न। अरे तू वो घंटा कम से कम शांति रही ना घरवा। अब हम कहा बोले, घंटा शांति के चक्कर में बेचारी को 2-4 झपड़ ला के खिलाना पड़ेगा। ऐजा ऐजा शांत हम तो रखिए न लेंगे। मारेंगे कौस के, चिल्लाएगी तो 2 झपड़ और मारेंगे, चुप हो जाएगी घर। हाँ अब सुनो, मास्टर की बेत हजम करते हैं और उन्हें कड़वी गालियों के अलावा कोई मसाला नहीं मिलता है। खूब बढ़िया बढ़िया गाली नहीं मिलता है, चुप एकदम चुप मिलता है ना ऐसा है। अब बेचारा डर है हो। हम बता रहे हैं टीचर के लिए खौफ पैदा ऐसे ही हो जाता है आदमी। हम गांव देहात में देखे हैं, चाहे अगल बगल के, रुक रुक सर जी से कहता नहीं, रुक रुक सर जी से कहता नहीं, रुक रुक सर जी से कहता नहीं। अरे सर जी हवन कहो वो भयानक अच्छा अच्छा हमन सर जी ले कहता नहीं, सर जी ले कहता नहीं, कहा हमन सर जी। अब उसको लगता है कि सर जी बहुत भयानक आदमी है कोई, जिसे ही कहेंगे वो आके निपटा देगा। वो बाद में बताओ सर जी ये हो ना जिम कभी भाग जाएगा। वो होगा कि नहीं होगा ऐसा, तुम ही को खाली डरा जा, रुक रुक उनका ले कहता नहीं तो तू सोचेगा ना 1 मिनट की हरे वो भयानक आदमी का सिंह बोला हो मारी ढाई है ऐसा में। उसका मानसिक बहुत खतरनाक स्थिति है। हम लोगों के ये लोकल टीचर का बड़ी दुख है। अब हम लोग को लेना है गली में चलेंगे तनिए को हमार लइकवा कल चीनी खात रहे, अब चीनी खात रहे हमारे दोस्त बारे हो जाओ बालवा का करी तो कहते डांट देम, कहीं ठीक बा डांट देम, हम चीनी खात रहे, चीनी के डिब्बा हमारा घर भेजवा दो। न चीनी रही न लइकवा, हमारा लइकवा मिठाई ले रही मिठाई खा गल तो मिठाई की डिब्बा हमारा घर भेजवा, वो न रही न खाई अजब हाल है। कहाँ है जी, मसाला नहीं मिलता है। इससे उसकी मानसिक पाचन शक्ति का ह्रास होता है। इससे क्या होगा जानते हो क्या हुआ, वो लड़का बढ़िया से पढ़ नहीं पाएगा आगे चल करके। जिस तरह भारत के संतानों का शरीर उपयुक्त आहार खेल कूद के अभाव से कमजोर रह जाता है, उसी तरह उसके मन का पकाशय भी अपरिणत रह जाता है। एक बार जान लो, अगर तुमको पौष्टिक आहार न मिले, बढ़िया खाना ना मिले, तुम कुपोषण का शिकार हो जाओगे।
कोई कोई के बच्चा देखा होगा, कोई कोई छोटा ही बच्चा होता है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में, और कोई कोई होता है कि उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, एकदम सुखाइल मुखाइल लग रहा है, लग रहा है कि उसको खाने को नहीं मिलता था। तो ऐसा कुछ क्यों होता है? ऐसा ही दिमाग का भी पोषण है बचवा। दिमाग को किस तरह से कैसे कैसे क्या देना है, ये बिल्कुल ही किसी को समझ नहीं है। हाँ, ये समझ प्राइवेट वालों को पता है। प्राइवेट वालों को इसलिए हम कह रहे हैं ना, क्योंकि उन लोग को देखोगे ना, जिससे सरकारी में जो चाहे जो लोकल ट्यूशन करता है बच्चा उच्चा, उसके माँ बाप के दिमाग में ये रहता है कि हमार लड़कवा के गुणा भागा जोड़ घटाओ बटा बका जोड़ सब आवे के चाहिए। इन्हें देखेगा वो बेचारा झेलियो लेगा कि उतना नहीं, और सच में सीख जाएगा। छोटा बच्चा इतना खतरनाक होता है, कुछ सिखाओगे सीख जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, आप घर जाते होंगे, खाना खाते होंगे, कुछ बढ़िया खाना बनता होगा तो ज्यादा खाने को मन करता है, मिलता नहीं है घरवा। खा जाएगा लिख बहू, मिठाई दे दिया जाए तो खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे बैठ के? 1 किलो मिलेगा घरवा होता है, 1 किलो दियो जा, कहे ना दिया जा। ये नहीं कि पैसा नहीं है, ये नहीं है कि खाएगा तब बीमार पड़ जाएगा, पचा नहीं पाएगा, खा तो जीवे करेगा। पचा वैसे ही पढ़ाई भी होता है। प्राइवेट वालों का जो किताब है इस तरह से बनाया गया है कि उसको ज्यादा मिल भी नहीं करेगा, उतने में क्या कर लेगा, उसको सीमित कर लिया जाएगा। तो इस तरह से बनाया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से अनंत का स्थान नहीं होता। जो नितांत आवश्यक है उसे कंटेस्ट करते हैं, इससे काम तो किसी ना किसी तरह चल जाता है, लेकिन हमारा विकास नहीं होता। हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से ही भरता है, लेकिन भोजन को ठीक से हजम करने के लिए हवा की आवश्यकता है। वैसे ही एक शिक्षा पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ने पचाने के लिए बहुत सी पाठ्य सामग्री की आवश्यकता है। आनंद के साथ पढ़ते रहने से पठन शक्ति अलक्षित रूप से बढ़ती है। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति और चिंता शक्ति भी सबल होती है। लेकिन मानसिक स्थिति का ह्रास करने वाली निरानंद शिक्षा से हम छुटकारा कैसे मिलेगा, कुछ समझ नहीं आता है। अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है, शब्द विन्यास पद विन्यास की दृष्टि में हमारी भाषा का उसके साथ कोई सामंजस्य नहीं। भाव पक्ष विषय प्रसंग विदेशी भी होते हैं। शुरू से आखिर तक हम सभी चीजों से अपरिचित हैं, इसलिए धारणाएं उत्पन्न होने से पहले हम रटना आरंभ कर देते हैं। फल वही होता है कि जो बिना चबाए अन्न निगलने से होता है। शायद बच्चों को किसी रीडर हे मेकिंग का वर्णन है, अंग्रेज बालकों के लिए सुपरिचित चीज है। उन्हें वर्णन से आनंद मिलता है कि स्नोबॉल से खेलते हुए चार्ली को कैटी से झगड़ा कैसे हुआ। यह भी अंग्रेजी बच्चे के लिए कौतूहलजनक घटना है, लेकिन हमारे बच्चे के सामने विदेशी भाषा में सब पढ़ते हैं, हमारे मन में कोई जागृति नहीं होती, स्मृति की जागृति नहीं होती, उनके सामने कोई चित्र नहीं उभरता है। अंधभाव से उनका मन अर्थ को टटोलता रह जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? ये कह रहे हैं टैगोर जी, रामायण देखते हैं ना हम लोग, रामायण रामायण देखा है सब कोई? कोई नहीं देखा है? कौन कौन नहीं देखा है अभी तक? अभी तक रामायण नहीं देखे? सीरियल देखे हो? टीवी तो देखती है तू, कंप्लेन आता है तुम्हारा। ठीक है छोड़ दिया, टीवी तो देखती है। अरे टीवी में रामायण आता है, देख लो कम से कम। हम सही बता रहे हैं। वाह, इस टेक्नोलॉजी के युग में बाकी चैनल कौन खोज लेंगे, उस सीरियल का चैनल डिलीट हो जाए, ये लोग डिलीट मारल चैनल ला देता है सब। हम देखें एक पियक्कड़ आदमी हो ना, पियक्कड़ आदमी, पियक्कड़ आदमी, उसको लेकर रेगिस्तान में छोड़ दो, रेगिस्तान में ससुरा सांझ के टुन मिलेगा। वो टुन का मतलब पूरा पिया हुआ मिलेगा। वो बारात उरात जाता है ना कहीं, उसमें नया गांव में सब कोई गया है, जितना पिया कड़वा होगा सब एक ही जगह मिलेगा। हम सही बता रहे हैं। वो कूल गोते गोते के कहां से सुंगत सुंगत पहुंच जाता है। वो खोजने पर भगवान मिल जाते हैं। ये शराबी लोग शराब खोज लेते हैं, इनको रामायण नहीं मिल रहा है। देख लो, उससे ज्ञान मिलेगा। बुझा रहे ना? ऐसा नहीं कि भक्ति बढ़ाओ, ज्ञान मिलेगा। जब कुछ चाहे, चलो ना हम लोग फिल्म देखते हैं, कोई समझ में आ रहा है? देखो कोई फिल्म देखते हैं, जैसे सीरियल, चलो ना सीरियल देखते हो, बोर होता है कभी देखते देखते? कभी नहीं। रामायण देखते देखते कभी बोर नहीं होता है। क्यों? सब कुछ समझ में आ रहा है। ये देखो सीताहरण होने लगा, अब लंका में लंका दहन होने लगा, सब समझ में आ रहा है। पढ़ाइयो ऐसा ही कर दिया जाए
तो समझ में आने लगेगा, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या हो गया इसमें, जग जाएगा। अब क्या किया गया, इसको इतना बोरिंग सब्जेक्ट बना के डाला गया कि लड़कों देखते उसको नींद आता है, कितना कहता है किताब देखते सर जी एकदम भंगवाने लगता है मन। बात सही है, समझ में नहीं आएगा तो भंगवाएगा नहीं जी, बिल्कुल ही। ए बंद करो, जल्दी जल्दी बंद करो जी, पंखा बंद करो वहां से, चलो देखो बंद करो। सुनो, अब नीचे के दर्जों को जो मास्टर पढ़ाते हैं, अब आता है सवाल पढ़ाई पे आगे, वो नीचे के दर्जी को मास्टर जो पढ़ाते हैं उसमें से कोई एंट्रेंस पास है, कोई एंट्रेंस फेल, अंग्रेजी भाषा, आचार विचार, व्यवहार, साहित्य किसी से परिचित नहीं है, और उन्हीं के हाथ में हमारा, उन्हीं के साथ अंग्रेजी का सर्वप्रथम परिचय भी होता है। एक बात बताओ, आप नया नया घर बनवा रहे हो, क्या बताओ, बहुत बढ़िया मिस्त्री भी मिल रहा है लेकिन थोड़ा पैसा मांग रहा है, और थोड़ा खराब मिस्त्री मिल रहा है, थोड़ा कम पैसा मांग रहा है, कौन से मिस्त्री को चूज करोगे? ज्यादा थोड़ा पैसा ले रहा है और बढ़िया मिस्त्री है, उसको चूज करोगे। क्यों? क्योंकि नींव मजबूत होना चाहिए, नींव मजबूत होना चाहिए। पढ़ाई के साथ ठीक उल्टा होता है, शुरू में अरे एकरा का पढ़ाई के बा, कोई सुनो टीचर से तो लगाओ ना, एकरा के 50 रुपए में पढ़ाई कोई, हाँ लगाता एकरा से, हम सही बता रहे हैं बतिया, एकदम रियल घटना है। घर बनवाने के लिए आदमी अच्छा मिस्त्री खोजता है, क्योंकि नींव क्या करना है, यहां से मजबूत करना है। पढ़ाई में अच्छा टीचर कोई नहीं पूछता, आज तक हम देखे हैं बहुत सारा, तुम लोग एडमिशन कराने जाओ, टीचर से कोई कुछ पूछबो नहीं करता है कि आप कैसे पढ़ाइएगा, उससे उन्हें बताते हैं। वो लड़का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर। वही कह रही हैं भी कि कोई निचले दर्जे के जो मास्टर पढ़ाते हैं, कोई एंट्रेंस पास है तो कोई फेल, वो कुछ भी नहीं जानता है, उन्हीं के साथ हम लोगों का अंग्रेजी का शुरुआत होता है। वही पढ़ाते हैं CRO, क्रो मने कौआ। हम जान रहे गलती है, शुरुआत यहीं से होता है, CRO, क्रो मने कौआ। वे ना तो स्वदेशी भाषा से अशीष जानते हैं न अंग्रेजी, बस यही सुविधा है कि बच्चों को पढ़ाने की तुलना में उनका मन बहलाना आसान है, वे इस कार्य में पूरी तरह से सफल होते हैं। फिर बच्चों के भाग्य में बाकी रहा कहा, यदि वे केवल संस्कृत सीखते तो रामायण महाभारत पढ़ लेते, कुछ भी न सीखते तो उन्हें खेल कूद के लिए अवकाश मिलता, पेड़ पर चढ़ते, पानी में डुबकियां लगाते, फूल तोड़ते, प्राकृतिक जननी को आहार शरारतों से तंग करते, शरीर पुष्ट और मन प्रफुल्ल होता, उनकी बाल्य प्रकृति को तृप्ति मिलती। लेकिन अंग्रेजी पढ़ने के प्रयास में न वे सीखते हैं न खेलते हैं, प्रकृति के सत्य राज्य में प्रवेश करने के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता, साहित्य के कल्पना राज का राजद्वार उनके लिए अवरुद्ध रह जाता है। मनुष्य अंदर और बाहर दो पुरख से उन्मुक्त विहार क्षेत्र है, जहां से वह जीवन बल स्वास्थ्य का संचय करता है, जहां नाना पर वर्ण रूप विचित्र गति संगीत प्रीति और उल्लास सर्वांग चेतन और विकसित करते हैं। इन दोनों मातृभूमियों के निर्वासित करके अभागे बालकों को एक विदेशी कारागृह में बंद कर दिया जाता है, जिनके लिए ईश्वर ने माता पिता के हृदय में स्नेह का संचार किया है, जिनके लिए माता की गोद की कोमलता प्रदान की गई है, जो आकार में बहुत छोटे होते हुए वे घर भर की सारी जगह को अपने लिए खेल के लिए यथेष्ट नहीं समझते। ऐसे बालकों को बचपन कहाँ काटना पड़ता है, विदेशी भाषा के व्याकरण शब्दकोश में, जिनमें जीवन नहीं, आनंद नहीं, अवकाश नहीं, जहाँ हिलने डुलने का स्थान नहीं। ऐसी शिक्षा की शुष्क कठोर संकीर्णता में क्या बालक अपनी मानसिक चित्त या प्रसार चरित्र या बलिष्ठता प्राप्त कर सकता है? क्या वह फीका रक्तहीन दुबला और विकसित नहीं रहेगा? क्या वह बड़ा होने पर अपनी बुद्धि से कुछ भी निर्माण कर सकेगा? अपनी शक्तियों से बाधाओं का अतिक्रमण कर सकेगा? अपने स्वाभाविक तेज मस्तक से उन्नत कर सकेगा? वह केवल रटना, नकल करना और दूसरों की गुलामी करना ही सीखता है। उस शिक्षा का परिणाम क्या होता है कि वो कुछ नया नहीं सीख पाता है, बस उसको लगता है कि बस इतना ही करना है। अगर शुरुआत खराब हो जाए ना,
तो बाद वालों को बड़ी प्रॉब्लम होता है, अक्सर ऐसा होता है, हम देखे हैं अक्सर ऐसा होता है। जैसे हमारा एक यहाँ से थोड़ा सा शिकायत रहता है, जो भी यहाँ संस्थान चलता है चाहे किसी से भी, बहुत सारा कुछ कुछ बच्चे आते हैं बहुत देर से आते हैं, और उनको बहुत बहुत कम नॉलेज है, अभी लिखने भी नहीं आ रहा है, अब वो आ गए मेरे पास, सर जी इसको देखिए क्या किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, जो लिखना सिखाना था तहिया तो नहीं आए, अब आने के बाद अब उम्मीद बहुत, देखो लिखने नहीं आ रहा है, उम्मीद 100% लेके आए हैं वो महाराज कि अब हमारा लड़का निकल जाइए। ये पॉसिबल है? शुरुआतें नहीं खराब कर चुका है उसका कोई भी, और बाद में आप पूरा उम्मीद लगा के आइएगा कि नहीं सुधार दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर वो नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर पाएगा, तो कहां से हो पाएगा। दूसरा चीज, उसमें उनका गलती नहीं है, पहला गलती उसमें माता पिता का होता है, और दूसरा गलती उसका होता है जो ढंग से काम नहीं किया, जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया। कभी कभी बच्चों को ऐसे स्थान पर लाके छोड़ता है ना आदमी कि फिर वो अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा, एक बात पक्का है। हाँ हो सकता है 100 गो में से 10 गो निकल जाए, लेकिन सब निकल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक रूप से प्रिपेयर भी करना है। देखो एक बात बता देते हैं बच्चों, हो सकता है हम पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आए चाहे ना आए, मेन चीज है मानसिक रूप से प्रिपेयर होना। मानसिक रूप से प्रिपेयर होने का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई काम आपको भारी लग रहा है बाद में कि हल्का लग रहा है। ये मत समझना कि रिजल्ट नहीं आया मेरा ढंग से, 500 नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं होने वाला है। ये देखो कि हम 310 ला करके, 350 ला करके, क्या हमारा शरीर ऐसा बन चुका है, मन ऐसा बन चुका है का कि हमको कोई काम अब भारी नहीं लगता है, तो समझ लो आप सही रास्ता पे हो। बात समझ में आ रहा, क्या करें हम? आप कम ही नंबर लाए, आप ये समझने लगे कि हमारा जो मन है किसी काम को भारी समझता है कि उसको बहुत हल्का समझता है, मतलब डर लग रहा है कि नहीं। अगर डर नहीं लग रहा है तो समझ लो कि मानसिक रूप से प्रिपेयर हो गए हो। इस रूप से प्रिपेयर हो जाओगे तो फिर किसी भी लाइन में जाओगे आगे आदमी निकल जाएगा, ये बात पक्का है। लेकिन यही अगर नहीं सुधरा तो नहीं हो पाएगा वो। एक्स्ट्रा कुछ देख बताते हैं, मैथ और बाकी सब्जेक्टों पढ़ाने का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम इस हिंदी का जिक्र नहीं करते तो आपको न तो लीलावती का कहानी समझ में आता, न लाल पान की बेगम में समझ में आता कैसे झगड़ा भी होता है, न ये चैप्टर समझ में आता कि टैगोर जी ऐसा ऐसा भी करते थे। तो ये कुछ जरूरी टर्म है जिसे सीखना क्या होता है यहाँ से जरूरी होता है। इससे क्या होगा, हो सकता है आपसे इतना लिखवाया क्या लिया जाता है, क्योंकि यही लिखावट आपका 10th क्लास में या आगे के क्लास में क्या करेगा, अब यही काम करेगा। आप सोच रहे हो कि इसे बच जाएंगे तो बच जाएंगे, अरे नहीं, लिखना तो पड़ेगा ही, हाथ तो चलाना पड़ेगा ही, चाहे ईंटा ढोने में चलाइए चाहे कलम चलाने में चलाइए, तो ये तो बात पक्का है, चाहे बर्तन मांजने में चलाइए हाथ तो चलाना पड़ेगा ही। तो ये बात बस एक तरह से प्रिपेयर कराया जाता है, बुझा रहा है ना। तो इससे कोई भारी इसको काम समझ के नहीं सोचना है, ये बहुत सोच के कराया जाता है। आगे ये जाओगे ना बिहार पुलिस में दौड़ होता है ना, अभी जाओगे जगदौन पिच पे, कोई जाता होगा कोई अगल बगल का होगा, वहां भीड़ लगता है पूरा, वहां पर हजारों बच्चे आ रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दौड़ना खाली कितना है, 5 किलोमीटर दौड़ना खाली कितना है, क्या वो 5 किलोमीटर के लिए खाली 5 किलोमीटर दौड़ के जाता है? अरे नहीं, वो साल भर से बेचारा दौड़ रहा है, और दौड़ना खाली ओकरा 30 मिनट है, दौड़ना खाली 30 मिनट में है। आपको लिखना एक दिन खाली 16-17 पेज है, परीक्षा में लिखना कितना पेज है, 17 पेज। लेकिन हमें जैसे 16,000 जब पेज लिख के जाएंगे ना, तो ये वाला लिखने में प्रॉब्लम, अरे समझ में, और नहीं तो अगर ये ना लिख के गए तो ये आपसे होगा नहीं। वही चीज वो होता है, दौड़ना आपको 30 मिनट था, उस 300 दिन से दौड़ रहा है,
इसलिए दौड़ रहा है कि जो 30वां दिन जो दौड़ने जाएंगे उस दिन हम दौड़ लेंगे जाके, बुझा रहा है ना। तो ये इसलिए कराया जाता है। देखो वही कह रहे हैं उसमें कि वो उन्नत नहीं कर पाएगा। हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ सोचने की भी क्रिया नहीं होती। हम ढेर का ढेर जमा करते हैं, निर्माण कुछ नहीं करते हैं। ईंट बालू चूना पहाड़ की तरह जमा करते हैं। ये इसी समय का हुक्म होता है, एक 3 मंजिला मकान बनाओ, उपकरणों का स्तूप खड़ा हो जाता है। इसका इमारत आकार से बहुत छोटा सा दृश्य होता है, लेकिन इससे क्या कोई अटालिका क्या कहेगा। इसमें हवा रोशनी प्रवेश करने के लिए कोई व्यवस्था है। मनुष्य के अस्थायी आवास के लिए आश्रय मिल सकता है। क्या बाह्य संसार सर्दी गर्मी ऐसे इमारत हमारी रक्षा कर सकता है। इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कोई सुषमा भी नहीं है। माल मसाला प्रचुर मात्रा में जमा किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानसिक अट्टालिका के निर्माण के लिए ईंटें पहले हमारे पास भी नहीं थी, लेकिन संग्रह करना हमने सीख ले तो निर्माण करना भी सीख लिया जाता है। यह विचार सबसे बड़ी भूल है। वास्तव में संग्रह और निर्माण के साथ साथ अग्रसर हो तो इमारत बनाने का काम संपन्न हो सकता है। संग्रहणीय वस्तु हाथ में आते ही उसका उपयोग जानना, उसका प्रकृति परिचय प्राप्त करना और जीवन के साथ साथ जीवन के आश्रय स्थल बनाते जाना, यही रीतिमय शिक्षा है। हमारे देश में अजीब परिस्थिति है कि मनुष्य एक दिशा में विकसित हो रहा है तो विद्या किसी और दिशा जगह पर जमा हो रही है। एक और खाद्य पदार्थों की कोठरी गिरी जा रही है तो दूसरी ओर पाचन यंत्र अपने ही रस में गला जा रहा है। इसलिए यदि बच्चों को मनुष्य बनाना है तो यह क्रिया बाल्यकाल से ही आरंभ हो जानी चाहिए, सदा, वरना वे सदा बच्चे के बच्चे बने रहेंगे। शैशव से हमारे स्मरण शक्ति पर बल न देकर उनके साथ चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति स्वाधीन रूप से परिचित कराने के लिए उन्हें अवसर देना चाहिए। सवेरे से शाम तक तो केवल पिटाई रटना, इतिहान की तैयारी यथेष्ट नहीं है। हम अपने बहुमूल्य खेत में सोने की फसल नहीं उगा सकते। हमारी नीरस शिक्षा में बहुत बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है। इस बाल्यावस्था से कैशोर्य से यौवन में प्रवेश करते हैं शुष्क शिक्षा का बोझ लेकर। सरस्वती के साम्राज्य में हम मजदूरी ही करते रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, मनुष्यत्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अंग्रेजी के भाव राज्य में हम प्रवेश करते हैं पर वहां स्वच्छंद विहार नहीं कर पाते। भावों को हम चाहे समझ लें, उन्हें अपने मर्म स्थल पर केंद्रित नहीं कर पाते। वक्तृताओं के निबंध में चाहे जितने भावों का प्रयोग करें, जीवन में उसकी परिणति नहीं होती। इस तरह 20-22 की उम्र तक हमें जो शिक्षा मिलती है उसका हमारे जीवन में रासायनिक मिश्रण नहीं होता। हमारे मन को एक अजीब आकार मिलता है। शिक्षा से हमें जो विचार भाव मिलते हैं उसमें से न कोई ले ही लेकर हम सुरक्षित रखते हैं, न बचे हुए कालक्रम से झड़ जाते हैं। बर्बर जातियों के लोग शरीर पर रंग लगाकर विभिन्न रंगों को गोद कर गर्व अनुभव करते हैं। उनके स्वाभाविक स्वास्थ्य की उज्ज्वलता और लवण्य छिप जाता है। उसी तरह हम अपनी विलायती विद्या का लेप लगाकर दंभ करते हैं, परंतु यथार्थ या जीवन का योग बहुत ही कम होता है। हम सस्ते चमकते हुए विलायती ज्ञान को लेकर शान दिखाते हैं, विलायती विचारों का संगत रूप से प्रयोग करते हैं। हम स्वयं नहीं समझते कि अनजाने ही हम कितने अपूर्व प्रहसन का अभिनय कर रहे हैं। कोई हमारे ऊपर हंसता है, हम फौरन यूरोपीय इतिहासों के बड़े बड़े उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बाल्यकाल से ही भाषा शिक्षा के साथ भाव शिक्षा की भी व्यवस्था हो, भाव के साथ हमारे जीवन का जीवन यात्रा नियमित हो, तभी हमारे जीवन का यथार्थ सामंजस्य स्थापित हो सकता है। हमारा व्यवहार तभी मानवीय व्यवहार हो सकता है और प्रत्येक विषय में उचित परिणाम की रक्षा हो सकती है। यह हमें समझना चाहिए कि जिस भाव से हम जीवन निर्वाह करते हैं उसके अनुकूल हमारी शिक्षा नहीं है। हम जिस घर में सदा के लिए रहना है उसका उन्नत चित्र पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। जिस समाज के बीच हमें अपने जीवन बिताना है उस समाज का कोई आदर्श हमारे शिक्षा प्रणाली में नहीं है मिलता। हम अपने माता पिता, सुहृद, भाई बहन किसी प्रत्यक्ष का चित्रण नहीं देखते। हमारे दैनिक जीवन में कार्यकलाप के लिए साहित्य में स्थान नहीं होता। हमारे आकाश और पृथ्वी, निर्मल प्रभात, सुंदर संध्या, परिपूर्ण खेत, देश लक्ष्मी, स्रोत स्विनी का साहित्य में ध्वनित नहीं होता। यह सब देखकर हम समझ सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा के साथ हमारे जीवन का निबिड़ मिलन की कोई संभावना नहीं है। दोनों के बीच एक व्यवधान है। हमारी शिक्षा जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती। हमारे जीवन वृक्ष की जड़ें, वहां से 100 गज की दूरी हमारी शिक्षा की वर्षा होती है। जो थोड़ा बहुत कुछ पानी हम तक पहुंचता है वो जीवन की शुष्कता दूर करने के लिए यथेष्ट नहीं है। जिस शिक्षा को लेकर हम व्यतीत करते हैं उसकी उपयुक्तता एक व्यवसाय तक सीमित रहती है। जिस संदूक में हम दफ्तर की पोशाक रखते हैं उसी के अंदर विद्या को भी बंद कर देते हैं। संपूर्ण जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम है और इसके लिए छात्रों को दोष देना अन्याय होगा।
एक ग्रंथ जगत एक ओर है और वास्तविक जगत दूसरी ओर। इनके बीच केवल व्याकरण कोश का सेतु है, किंतु हमें इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि एक ही व्यक्ति यूरोपीय दर्शन और विज्ञान न्याय शास्त्र का पंडित है तो दूसरी ओर सारे कुसंस्कारों यत्न पूर्वक पोषण भी करता है। एक ओर स्वाधीनता के उज्जवल आदर्श प्रचार करता है तो दूसरी ओर परधनता के सशस्त्र तंतुपास से अपने को और दूसरों को प्रशिक्षण से आच्छन भी करता है। विद्या और व्यवहार के बीच दुर्भेद व्यवधान उत्पन्न हो गया है, दोनों के बीच सुसंलग्नता निर्मित नहीं हो पाती। परिणाम यह होता है कि दोनों उत्तरोत्तर एक दूसरे के विरोधी होते जाते हैं। हमारी जो पुस्तकीय विद्या है उसकी विपरीत दिशा में जीवन को निर्दिष्ट करते करते हमारे मन में उस विद्या के प्रति अविश्वास और श्रद्धा का जन्म होता है। हम सोचते हैं कि वह विद्या एक सारहीन और मिथ्या वस्तु है। समस्त यूरोपीय सभ्यता इस मिथ्या पर आधारित है। जो कुछ हमारा है वह तो सत्य है। जिधर विद्या हमें ले जाती है उधर एक सभ्यता नामक मायावीन का साम्राज्य है। हम यह नहीं देखते कि विशेष कारणों से हमारे लिए शिक्षा निसफल सिद्ध हुई है, बल्कि यह स्थिर करते हैं कि विद्या के अंदर स्वभावतः एक बृहत निष्फलता विद्यमान है। इस तरह जब हम शिक्षा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं तब शिक्षा भी हमारे जीवन से विमुख हो जाती है। हमारे चरित्र के ऊपर शिक्षा का प्रभाव विस्तृत परिणाम में नहीं पड़ता। शिक्षा और जीवन के आपसी संघर्ष बढ़ता जाता है। वो एक दूसरे का परिहास करते हैं। मतलब देखो क्या कह रहे हैं ये पूरा का, इसमें फिर वही बात कह रहे हैं कि बच्चों को ये सब किया जाता है, लेकिन इसमें छात्रों को दोष देना बिल्कुल गलत है। और उनको तो वो तो बेचारे वही किए जो उनसे कराया गया। दोष तो हमारी व्यवस्था का है ना। एक अबोध बालक है, चाहे कोई अनजान आदमी है, उसको डिहरी जाना है, आप रास्ता धरा दिए ये वाला, इधर से घुमा दिए उसको, तो उसमें उसका गलती है कि उस रास्ता दिखाने वाले का गलती है? उस रास्ता दिखाने वाले का गलती है, क्योंकि वो तो अनजान था। बालक भी जो होता है वो अनजान होता है, उसको तो पता नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जो पढ़ाया गया पढ़ते चला गया। मेन व्यवस्था किसका है, दिक्कत किसका है? शिक्षा व्यवस्था का। ये जो बना के गया है ये ऐसा बनाया है कि हम पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जस का तस वैसे ही रह जाते हैं। कह नहीं रहे हैं कि बीए करने के बाद भी पता चलता है कि बकरी चराने लगी है। जीवन का 1/3 हिस्सा हम शिक्षा में बिताते हैं। यदि हमारे संपूर्ण जीवन से संलग्न हो जाए तो अन्य विद्या प्राप्त करने का अवसर न मिले तो हमें वास्तविक अस्तित्व को सार्थक बनाने का कोई साधन हमारे पास नहीं रहता। इसलिए शिक्षा और जीवन के सामंजस्य निर्माण करने की समस्या आज हमारे लिए सर्वप्रथम विचारणीय है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता। जब हम बड़े होते हैं तो परिस्थिति इसके ठीक विपरीत हो जाती है। अब भाव होते हैं लेकिन भाषा नहीं होती। ठीक इसी बात का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं कि भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा वृद्धि न होने से यूरोपीय विचारों से हमारा यथार्थ संग्रह नहीं होता। खड़े हो जाओ, पढ़ो जहां से पढ़े हैं, खड़े हो जाओ, तो जहां से पढ़े हैं पढ़ो। हाँ, उसे क्या पूछ रही है? हाँ निकल, क्या दिख रही है? बताओ जी, उसको कहाँ पढ़ना है? किसी को खड़ा कराएंगे तो तुरंत वही से पढ़ना है। चाहे हम जिस दिशा से देखें, हमारी भाषा जीवन विचारों का सामंजस्य दूर हो गया हो, व्यक्तित्व विच्छिन्न होकर निष्फल हो गया हो, वह अपने बीच कोई अखंड ऐक्य उपलब्ध करा के बलिष्ठ नहीं हो पाता। जिन चीजों को जरूरत है उसके पास नहीं है। एक कहानी है कि एक निर्धन आदमी जाड़े के दिनों में रोज भीख मांगकर गर्म कपड़ा बनाने के लिए धन संचय करता। कितना बढ़िया कहानी है वो, कि गरीब आदमी जाड़े के दिनों में रोज भीख मांग रहा था कि गर्म कपड़ा खरीदेंगे, और जब तक पैसा जमा होता तब तक जाड़ा ही बीत जाता था। जब तक पैसा जमा होता तब तक। वैसे ही हम लोग भी यही करते हैं, खूब पढ़ते हैं, जब तक पढ़ लेते हैं तो पता चलता कि इससे पैसा ही नहीं जमा होना था। जब तक हम गर्मी के लिए उचित कपड़ा के, हाँ अब गड़बड़ क्या है, अब जाड़ा का कपड़ा खरीद लिया, बेचारा जाड़ा बीत गया, अब वो गर्मी के लिए कपड़ा जुटा रहा है, जुटाते जुटाते जाड़ा आ गया। तो वही हाल हो गया
कि गर्मी भी बीत जाती। एक दिन देवता ने उस पर तरस खाकर वर मांगने को कहा, तो बोला कि हे भगवान, मेरे जीवन से यह हेर फेर दूर कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हम गर्मी में जब गर्मी के लिए पंखा के लिए पैसा जुटाते हैं तो गर्मी खत्म हो जाता है, और जाड़ा के लिए स्वेटर जब खरीदते हैं तो जाड़ा खत्म हो जाता है। हमको पता नहीं चल रही दुनिया में हो क्या रहा है। मैं जीवन भर गर्मी में गर्म कपड़े और सर्दी में ठंडे कपड़े प्राप्त करता हूं, इस परिस्थिति में संशोधन कर दो, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारी प्रार्थना भी यही है, हेर फेर दूर होने से हमारा जीवन सार्थक होगा। हम सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में ठंडे कपड़े जमा नहीं कर पाते, तभी हमारा जीवन इतना धन्य है, वरना हमारे पास सब कुछ है। हम विधाता से यही वर मांगते हैं कि हमें क्षुधा के साथ अन्न, शीत के साथ वस्त्र, भाव के साथ भाषा और शिक्षा के साथ जीवन प्राप्त करने दो, नहीं तो हमारी दशा वैसे ही हो जाएगी कि पानी बिच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हासी। पानी में कोई मछली प्यासी बैठी है, ये बात सुन सुन के हंसी आ रहा है, हंसी नहीं होगा। पानी में मछली प्यासी बैठी है पानी में, अब प्यासी बैठी हुई है। हमारे पास पानी भी है और प्यास भी, देखकर पृथ्वी के लोग हंसते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन हम प्यास नहीं बुझा पाते। देखो आगे आप जो भी कीजिएगा, एक बात समझ लेना, एक वो सवाल का और जवाब जाके पूछना कि हमको पढ़ाई कितना उम्र में शुरू करा दिए थे आप लोग। एक सवाल देखना, पूछना पापा से कि पापा जो आप कमवा कर रहे हैं उससे पूरा तरह से खुश हैं कि बस कर रहे हैं। हम सही बता रहे हूं, जवाब नहीं दे पाएंगे, ज्यादातर जवाब नहीं दे पाएंगे। हमसे पूछोगे तो हम बोलेंगे हम खुश हैं, हम पूरा खुश हैं। हमसे कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे कि ना ना हम ठीक हैं, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक कर रहे हैं काम। मतलब क्या है, आप जाके पूछना घरे कि इस कमवा से पूरा खुश हैं कि बस कर रहे हैं। वो ज्यादातर व्यवस्था में आएगा कि ये कौन सवाल हुआ। देखो बताते हैं, आगे आप जो भी काम करोगे ये जरूरी नहीं है। देखो कुछ कुछ ऐसा काम होता है जिसमें पैसा मिल जाता है, खुशी नहीं मिलता, कुछ कुछ ऐसा मिलता है यही काम आदमी करते रह जाता है। लेकिन एक बात जान लो, काम वैसा ढूंढोगे, हाँ सुन लो, ये नहीं कि अब हमको खाने में बड़ी खुशी मिलता है तो हमको खाने का काम मिल जाए, वो काम है, वो दरिद्रता है। दरिद्रता समझ में आ रहा है ना, वो काम नहीं है रे मूर्खा। अब कोई कहेगा कि हमको टीवी देखने में बड़ा खुशी मिलता है, वो टीवी देखना कोई काम है, वो आलसपन है। कोई ऐसा काम जिससे इनकम भी हो। दूसरा चीज, आप लोग जब कुछ करने जाओ साल 2 साल 5 साल बाद, तो ये जरूरी देखना कि हम उस काम से कम पैसा मिले चल जाएगा, कम पैसा मिले खुश रहोगे ना, तो क्या होगा ना कि चोट भी लगेगा ना तो भी वो कमवा करोगे, बुखार भी लगेगा ना तो भी वो कमवा करोगे, क्योंकि उस काम को करने में आपको क्या मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। और नहीं तो बहाना ढूंढोगे वो काम न करने का। तो उनको चोट लगा ना, अब कुछ अब तो चोट लगी, अब जाते नहीं घरे, अब कुछ अब तो पेट दर्द कर दो, अब ना जी, ये होगा। तो यही कह रहे हैं ये टैगोर जी भी कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे आप थोड़ा सा सच्चे मन से कर सको। तो यही बात जब 10th क्लास का पहले चैप्टर पढ़ाएंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें भीमराव अंबेडकर भी बोले हैं कि काम वैसा करो जिसमें कुछ खुशी हो। ये भी कह रहे हैं हमारा शिक्षा व्यवस्था ऐसा कुछ इजाजत नहीं देता। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे।